हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे 24 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक टॉपिक का जो है हम लोग एनालिसिस भी करेंगे कि उस टॉपिक से और कितने क्वेश्चंस जो हैं आगे पूछे जा सकते हैं। इस तरह की वीडियोस जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, आप लोगों के लाइक्स भी बढ़ रहे हैं उस पर और व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो इसी तरह के अगर वीडियोज़ आप चाहते हैं तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और एक बच्चे कमेंट आया था, वो कह रहा था कि आवाज़ सही से नहीं आ रही। इस बार माइक मैंने चेक कर लिया है, आवाज़ सही से आएगी। और बड़े लिखने की बात भी कही गई है कि बड़ा लिखा जाए, तो ठीक है, आज जो है हम बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ये टॉपिक्स पे पूछे गए थे। तैयारी कर रहे हैं आप यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पर जो 24 फरवरी है क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेकेंड शिफ्ट में, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अधिगम सिद्धांत पर। अब अधिकतर लोगों ने अधिगम सिद्धांत वाला जो टॉपिक है इसको नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी किताबें लेंगे आप देखेंगे कि इस पर जो है बहुत ही थोड़ा सा कंटेंट किताब में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो लर्निंग थ्योरी हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसमें जो ज़्यादा पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, ठीक है ना, लर्निंग थ्योरी के ऊपर जीन पियाजे का सिद्धांत जो है मैंने बता रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। तो अधिगम सिद्धांत जो है वो अलग अलग विचारकों के द्वारा दिया गया है, जिसमें जीन पियाजे जो हैं प्रमुख हैं, ठीक है। जीन पियाजे जो हैं प्रमुख हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। कौन सा? लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत, यानी अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है वो दिया है जीन पियाजे ने, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा अधिगम संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बहुत कुछ ये बताते हैं अपने सिद्धांत के तहत। वो बताते हैं कि बच्चा किस किस अवस्था में क्या क्या सीखता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं जो हैं बताई हैं बच्चे की, जिसमें पहली अवस्था जिसे वो बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था। ये बताते हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक की जो एज होती है, ये अवस्था जो होती है वो संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत आती है। वे बताते हैं कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो प्रतिक्रियाएं करता है एक से एक, ठीक है ना, प्रतिक्रिया करना सीखता है, जैसा वो देखता है वैसा वो करता है। दूसरी अवस्था जो उन्होंने बताई वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसकी जो आयु बताई उन्होंने वो बताई है 2 से लेकर के 7 वर्ष, ठीक है। 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था जो है उन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें वो बताते हैं कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को जो है किसी चीज़ का मतलब जो रूप होता है वो दूसरी चीज़ में देखता है। जैसे कि वो मोबाइल फ़ोन को जो है गाड़ी समझ के चलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। एक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था उन्होंने बताई। इस अवस्था की आयु जो उन्होंने बताई है वो बताई है 7 से 11 वर्ष। कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो है तो उसके अंदर तार्किकता विकसित होने लगती है, वो सवालों को करने लगता है, वो सोच समझ जो है उसके अंदर विकसित होती है। और लास्ट वाली बताई उन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु जो बताई वो बताई है 11 वर्ष से अधिक। वो बोलते हैं कि यह अवस्था होती है जिसमें जो बच्चा होता है वो युवा हो जाता है, यानी जवान होता है, और उसके अंदर सोचने समझने की जो बुद्धि होती है वो विकसित हो चुकी होती है, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं जो हैं जीन पियाजे ने बताई है। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और यहाँ से पूछे भी गए हैं, ठीक है, कि अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है जीन पियाजे ने। 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चे की। इन 4 अवस्थाओं में जो है क्या क्या चीज़ें वो सीखता है, और इन अवस्थाओं में आयु भी उन्होंने बताई है कि कौन सी आयु से लेकर के कौन सी आयु तक की अवस्था में बच्चा जो है किस स्टेज में रहता है या कौन सी अवस्था में रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आज, वो पूछा गया है आधुनिक शिक्षण सामग्री को लेकर के। ठीक है, आधुनिक शिक्षण सामग्री को लेकर के सवाल पूछा गया। सामग्री को लेकर पूछा गया, तकनीक को लेकर पूछा गया, इसमें थोड़ा सा डाउट है। सामग्री यानी कि जो है इसमें टीचिंग एड की बात इसमें की जा रही है। तो मैं बता दूं, टीचिंग एड के बारे में बता देता हूं मैं। जैसे कि टीचिंग एड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है श्रव्य, ठीक है, श्रव्य जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। एक होता है दृश्य जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, और एक होता है श्रव्य और दृश्य दोनों ही, यानी जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो श्रव्य के अंतर्गत कौन कौन से अधिगम शिक्षण सामग्रियाँ आएंगी, यानी टीचिंग एड आ जाएंगी। तो श्रव्य के अंदर आ जाएगा रेडियो, ठीक है, टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना, ये श्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा। दृश्य के अंदर आ जाएगा टीवी, ठीक है, टीवी आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर आ जाएगा। जबकि दृश्य और श्रव्य के अंतर्गत वो सामग्री आती हैं जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने उल्टा लिख दिया। दृश्य श्रव्य के अंतर्गत टीवी और कंप्यूटर आएगा, ठीक है। और दृश्य के अंतर्गत सिर्फ जिसे हम देख सकते हैं उसमें आ जाता है प्रोजेक्टर। अब कई लोग कहेंगे प्रोजेक्टर में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम देखते भी हैं, कई मतलब कंटेंट ऐसे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ देखने की बात कर रहा हूँ। अब इसमें चार्ट पेपर भी हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ भी हो जाएगा, मानचित्र भी हो जाएगा। तो ये सारी जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं ये कहलाएंगी दृश्य वाली, ठीक है। श्रव्य मतलब जो शिक्षण सामग्री हम सिर्फ सुनते हैं, और वह शिक्षण सामग्री जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं वो है दृश्य वाली, और श्रव्य वाली टीवी कंप्यूटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए, ISP की फुल फॉर्म पूछी गई, ISP की। तो ISP की हम सबको पता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP की फुल फॉर्म होती है। HTML की भी पूछी गई है, ये भी आपको याद रख लेना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और URL की भी पूछी गई है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे USB की फुल फॉर्म, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, उसके बाद पूछा गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से तो हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है, तो आप इस टॉपिक को नहीं स्किप कर सकते हैं, इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। स्नोबॉल सैम्पलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में जो है क्षेत्रों से ली जाती है जहाँ पर व्यक्ति जो होते हैं वो उनके बीच में जो है एक अनौपचारिक सा सामाजिक संबंध होता है। मतलब एक कह सकते हैं कि आंतरिक रूप से लोग जो हैं जुड़े होते हैं, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को इसमें जो है ये बताना होता है कि वो जो सूचना दे रहा है या वो जो जानकारी दे रहा है वो कहाँ से उसे प्राप्त कर रहा है, ताकि जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, वो इससे ये जान सके कि उनकी जो समूह है उसमें किस प्रकार की अंतक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उसके बाद आज़ादी के बाद विश्वविद्यालय, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं पता चला तो आज़ादी के बाद विश्वविद्यालय से हम जो है टॉपिक को समझ सकते हैं। जैसे कि आज़ादी के बाद की अगर पहले की अगर हम पहले मैं बता दूं, जैसे कि 1857 में जो है 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। उसके बाद 1950 की अगर हम बात करें, जब भारत आज़ाद हो गया था तो लगभग भारत में 20 विश्वविद्यालय थे, यानी 20 यूनिवर्सिटियाँ थीं, ठीक है। 20 विश्वविद्यालय जो थे 1950 में थे। और 1902 में जो है पहला विश्वविद्यालय आयोग लाया गया था, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग जो है पहला वो 1902 में लाया गया था, जबकि दूसरा जो विश्वविद्यालय आयोग था वो लाया गया था 1948 में, यानी जब भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग कब दूसरा, ठीक है ना, ये कब लाया गया? तो 1948 में लाया गया। इस आयोग को जो है राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग भी
कहते हैं इस आयोग को। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं फिर मैं। ओके, उसके बाद जो पूछा गया वो पूछा गया संचार की बाधाएं। ठीक है, संचार की बाधाएं पूछा गया। एक मिनट, ये मिट नहीं रहा है। संचार की बाधाएं। तो संचार की बाधाओं की अगर मैं बात करूं तो संचार हम सबको पता है, संचार किसे कहते हैं? सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान जो है, या कहीं की सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो संचार कहलाता है। बाधाएं इसमें 3 टाइप की होती हैं, तीनों आपको याद रखनी है, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली जो बाधा है वो है भाषा संबंधी। अब भाषा संबंधी में कौन कौन सी बाधा आ जाएंगी? भाषा संबंधी में आती है पहला तो त्रुटिपूर्ण शब्द जो होते हैं, यानी गलत शब्दों का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तब ये बाधा बनती है संचार में। दूसरा है अनुवाद, ठीक है, ट्रांसलेशन अगर गलत होता है तो ये बाधा बनती है। तीसरा है तकनीकी भाषा कई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी बाधा बनती है संचार के लिए। ठीक है, अब तकनीकी भाषा जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है और जो उसे सुन रहा है, अगर सुनने वाले को नहीं समझ आ रही है तो वो उसके लिए तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भाषा संबंधी बाधाएं कहलाएंगी। ठीक है, और एक होती है संगठनात्मक बाधाएं। तो संगठनात्मक में आ जाएगा शोर शराबा, ठीक है, समय आ जाएगा, दूरी भी आ जाएगा, डिस्टेंस भी देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, दूरी भी कभी कभार बाधा बन जाती है। और नेक्स्ट भय आ जाएगा, डर। कभी कभार देखा होगा आपने कि एक व्यक्ति अपनी बातों को इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि वो डरता है। ठीक है, तो ये भी बाधा संगठनात्मक के अंतर्गत आएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भय जो है ये किस प्रकार की संचार की बाधा है, तो ये संगठनात्मक है। ठीक है, अब भौतिक बाधा भी होती है, भौतिक बाधा। ठीक है, भौतिक बाधा जैसे ट्रैफिक में आपने देखा होगा, ट्रैफिक की आवाज़ हो गई, या क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और डेस्क कोई बजा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगी भौतिक बाधा। ठीक है, और उसके बाद रक्त संबंध से सवाल पूछा गया, ब्लड रिलेशन से। ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। क्वेश्चन क्या था ये नहीं बता सकता मैं, ठीक है, अलग से मैं कभी करवा दूंगा। नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा गया, सब जानते हैं नंबर सीरीज से भी एक क्वेश्चन हमें परमानेंट है कि या नहीं आना है। ठीक है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। जैसे कि 2, 4, 6, 8 दे दिया, पूछे आगे क्या है, तो हमने देखा कि अंतर कितने का, भाई 2 2 का दिख रहा है, तो आगे 10 आएगा। ठीक है, ये सीरीज़ तो आती है। साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, साधारण ब्याज से पूछा गया, तो साधारण ब्याज पे आपका जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ना सिर्फ साधारण ब्याज पे बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी जो है आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगली शिफ्ट में चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल पूछ ले। साधारण ब्याज के लिए आपको सबसे पहले P/R/T/100 SI = ये फॉर्मूला याद रखना है, बस सारे सवाल आपके इससे हो जाएंगे। मतलब कोई ऐसा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में कि आप इस फॉर्मूले से ना कर पाएँ। एक सवाल करके बाद मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने अब 5,000 रुपये जो है कर्ज पे लिए। ठीक है, साधारण ब्याज के कर्ज पे लिए हैं, और उससे कहा गया है कि इस पर 10% जो है कर लगेगा और 2 साल तक लगेगा, यानी 2 साल के लिए वो ले रहा है, तो 2 साल बाद उसे टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, मिश्र धन बताना है हमें। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा 2 साल बाद। तो बस सिंपल है, हमें क्या निकालना है, SI पहले निकाल लो कि ब्याज कितना बन जाएगा। P का मतलब होता है मूलधन, ठीक है, 5,000। R का मतलब होता है दर, यानी रेट कितना है, 10 है, 10%, और टाइम कितना है, 2 साल। नीचे 100 है तो आप 100 लिख लें, बस इसी को आप सॉल्व कर दें। इस 2 0 से मैं ये 2 0 काट देता हूँ। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया, ये 10 हो गया, या ऐसे कर लें आप, 5 को 10 से करूँगा तो ये 500 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 2 से कर लूँगा तो 1,000 हो गया। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि 1,000 रुपये जो है ब्याज लगेगा मुझमें। ठीक है, 1,000 रुपये जो है वो ब्याज लगेगा, और पैसे मैंने कितने लिए थे, 5,000। तो 5,000 और 1,000 जोड़ दो तो कितने हो गए, 6,000। यानी आंसर कितना हो गया, 6,000 रुपये जो है टोटल अमाउंट हो गया, यानी कुल धन जो है, या कहें कि मिश्र धन जो है वो 6,000 रुपये हो गया। अगर इसी सवाल में हमें सिर्फ ब्याज दिया होता कि भाई जो ब्याज है वो 1,000 रुपये है, ठीक है, और उसके बाद ये तो SI हो गया, ठीक है, मान लें, और दर जो थी वो 10% थी, यानी R, और टाइम जो था वो था हमारा 2 साल। तो बताओ
कि पैसा कितना जो है लिया था कर्ज पे। तो कोई बात नहीं, जैसे फॉर्मूला है ये, बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको। एस आई की जगह पर एस आई लिख दें, यानी ब्याज कितना है 1000, बराबर का निशान, पी कितना है, पी तो हमें निकालना है, आर हमारा कितना है 10, ठीक है, और उसके बाद समय कितना है 2 और नीचे लिख दें 100, ठीक है। इस 1 जीरो से ये सामने का, क्योंकि बराबर का निशान है तो सामने से डिजिट कटेंगे, इस जीरो से ये जीरो काट गया, ठीक है। और उसके बाद अच्छा 10% था, अब देखें इससे मैं काट दूंगा 2 से 100 को, तो कितना हो गया 50 हो गया। अब 50 को जब मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह बन गया हमारा 5000। तो पी की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5000। यानी सारा का सारा जो है आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे वीडियो बना रखा है, हमारी प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक जो है मैंने बाकायदा समझा रखा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।